नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव, बीटीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश करना चाह रहे हैं। ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच है और हम ऐसी जगह पर है और आज ऐसा ओकेजन है 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस। और हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में पहले भी हमारे बीच आपने देखा होगा श्री मनसाराम जी को हमने पहले भी आपके सामने लाया है और अभी हमारे बीच है। और आज शिमला में ये एक संविधान दिवस हो रहा है हमारे पर, यहाँ पर हिमाचल में जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य पर हमारे दोस्त, मैं कह सकता हूँ श्री मनसाराम जी हमारे बीच हैं और आज शिमला में थे। हमने चाहा कि इनसे हम कुछ बातचीत करें क्योंकि इनके जो व्यूज होते हैं, इनके जो आइडियाज होते हैं वो हमारे बहुजन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ज्यादा इनफोर्स का काम करता है और मोटिवेशन का काम भी करते हैं। दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है और नमस्कार। और हमारे बीच श्री मनसाराम जी हैं और मैं उनका भी बीटीवी पर स्वागत करता हूं। सर आप धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। तो मैं आज सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ये 26 नवंबर 2024 पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरे देश में एक जोश है, पूरे देश में मैं कह सकता हूं पूरे जितने भी गवर्नमेंट ने भी घोषणा कर रखी है कि इसको मनाया जाए, इसको हर स्तर पर मनाया जाए। इसमें स्कूलों में मनाया जा रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मनाया जा रहा है और बहुत सारी बहुजन के इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं इस बार। और इस पर थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, अवेयरनेस भी ज्यादा है। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, नवंबर 2015 से पहले संविधान दिवस को कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 2015 में बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाई गई और बाबा साहब को मान सम्मान और महत्व देने के उद्देश्य से 26 नवंबर 2015 को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब भविष्य में 26 नवंबर को 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 2015 से पहले तो 26 नवंबर कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था और अब 2015 के बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज मैं ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। सर बहुत बढ़िया। और मैं आपसे एक छोटी सी चीज और जानना चाहता हूं और कि ये जो संविधान 26 जो नवंबर है, ये सर है क्या है, थोड़ा सा दर्शकों के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी हिस्ट्री में जाते हैं, कोई इतिहास में जाते हैं और मैं जब भी पूछता हूं तो सभी लोग सोचते हैं कि 26 नवंबर ही 1950। तो जब ये दिवस है कि जो 26 नवंबर है 1949 और जो है, तो ये है सर कि ऐसा इतना बड़ा ओकेजन क्यों है, देश अब इन चीजों को क्यों मनाना चाहता है? और आपको पता ही है कि ये संविधान से ही ये देश चलता है और बहुत बड़ी चीज अगर संविधान ना होता तो शायद ये जितनी व्यवस्था यहाँ पर है शायद ये नहीं होती। जो हमारे पिछड़े गरीब लोग हैं शायद उनकी स्थिति भी जो ये संविधान की वजह से ऊपर जा रही है, आज शायद ऐसा नहीं होता। सर आप थोड़ा सा बताओ जरा इसके बारे में। देखिए, जब भारत आजादी के मतलब आंदोलन से गुजर रहा था तो उस समय जब भारत की आजादी के लिए काफी जोरों शोरों से संघर्ष चल रहा था, लग रहा था कि भारत आजाद हो जाएगा, तो अंग्रेजों ने भारत से जाने से पहले, भारत को छोड़ने से पहले भारतीय लोगों के सामने एक शर्त रख दी कि आपको पहले भारत के लिए एक संविधान बनाना पड़ेगा, तब हम भारत को छोड़ेंगे, तब आपको आजादी देंगे। इसलिए भारत के लिए काफी बड़ा चैलेंज था एक किस्म से कि पहले भारत का संविधान बनाना पड़ेगा। ये चैलेंज अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को दिया गया था। इसी संदर्भ में 3-4 बार पहले भी संविधान बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन वो किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाए और उसमें मेन कारण यह भी रहा था
कि संविधान बनाने के लिए कोई एक्सपर्टाइज आदमी की सेवाएं नहीं ली गई और ना ही शायद उस टाइम अवेलेबल था कोई भी व्यक्ति। इसी प्रोसेस में जब संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद डॉक्टर BN राव जी को, जो संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे, उनको विदेशों में विदेशी संविधानों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया ताकि वो विदेशी संविधानों का अध्ययन करके भारत के लिए संविधान का ड्राफ्ट बना सकें। और वो जब इंग्लैंड में गए तो वहां पर HOD ऑफ सोशल साइंसेज से मिले और उन्होंने वहां गुजारिश की, इस बात की कि जी आप हमें कोई ऐसा व्यक्ति का नाम सुझाएं जो संविधान बनाने में एक्सपर्ट में हमारा भारत के लोगों का, हम लोगों का सहयोग कर सके, हमारे को सपोर्ट कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके कि ताकि हम संविधान को बना सकें, क्यों का निर्माण कर सकें। क्योंकि BN राव साहब ने विदेशी संविधानों को पढ़ने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद उनको ये आभास हो गया था कि संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट और एक्सपर्टाइज आदमियों की जरूरत है और ये बहुत ही एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको अपनाए बिना एक अच्छे संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने वो बात वहां पे सुनी तो इंडिया में आए और जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के पास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, उनके पास उन्होंने ये बात बताई कि मैंने तो अध्ययन बाकी संविधानों का किया वहां पे, परंतु लगता है कि संविधान बनाना इतना आसान नहीं है। और जब मैंने ऐसे से बात की HOD ऑफ सोशल साइंसेज ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड में, तो उन्होंने बोला कि आपके देश में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम के एक्सपर्टाइज हैं, वो बहुत विद्वान हैं और वो संविधान निर्माण के कार्य में आपको अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, अच्छा सहयोग कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, तो आप उनकी सेवाएं वहां क्यों नहीं लेते। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए कोई छोटी मोटी ऐसी राजनीति टाइप कर दी गई कि उनको जानबूझकर हरवा दिया गया ताकि वो संविधान सभा में प्रवेश ना कर सकें। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसी ना बताई तो उन्होंने जयसुर खुलना, जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा था, एक जगह थी, एक कंस्टिट्यूएंसी थी, वहां से उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा। ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था और मुस्लिम लोगों ने वहां पे उनको बहुत सपोर्ट की और उनको जितवा करके विधानसभा तक पहुंचा दिया। पहले इलेक्शन में तो वो हार गए थे, दूसरे में जयसुर खुलना से वो जीत करके संविधान सभा में पहुंच गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जयसुर खुलना वाला जो क्षेत्र था वो संविधान की कंस्टिट्यूएंसी जो थी वो पाकिस्तान में चली गई। वो क्षेत्र आज बांग्लादेश में जा चुका है और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान सभा से फिर बाहर हो गए। उसके बाद जब इन्होंने अपने ये BN राव साहब ने जब वो बात बताई कि बाबा साहब को तो लेना ही पड़ेगा, इनके बिना संविधान नहीं बन पाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बॉम्बे स्टेट थी, वहां के PM होते थे वो, उनको बोला कि मिस्टर खेर, उनको बुला करके बोला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए एक सीट खाली करवाइए और उनको वहां से जीत करके संविधान सभा में पहुंचाना पड़ेगा, ताकि नहीं तो संविधान बनाना संभव नहीं है। संविधान बनाने के लिए उनकी सेवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिस्टर खेर ने मिस्टर MR जैकर को 6 सीट खाली करवाई और ये बड़े हैरानी वाली बात है कि मिस्टर जैकर संविधान सभा के चुने हुए सदस्य थे। चुने हुए सदस्य से सीट खाली करवा के त्याग पत्र दिला करके बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को वहां से इलेक्शन लड़वाया गया और उनको जिता करके फिर दोबारा संविधान सभा में पहुंचाया गया ताकि संविधान बनाने के लिए, संविधान निर्माण में उनकी सेवाएं ली जा सके। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी
ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसका गठन किया गया और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष किया गया। उनकी अध्यक्षता में ही उस कमेटी का गठन किया गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। हैं कि जो सारी जो चीजें हैं वो ये क्लियर है कि हमारे संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा और जो 26 नवंबर 1949 था 49 उस दिन इसको स्वीकृति मिली कि ये कि संविधान की ये उन्होंने की लिख के खत्म हुआ। क्या है इसके बीच क्या है आप? ऐसा है जी 26 संविधान को लिखने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय लगा। बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख करके कंप्लीट भी हुआ। इसको संविधान सभा ने स्वीकार भी किया, अंगीकार भी किया और अधिनियमित भी किया। उस दिन हो गया, लेकिन संविधान उस दिन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। सिर्फ संविधान के 15 आर्टिकल तक ही लागू किए गए। अच्छा 26 नवंबर 1949 से सिर्फ संविधान के 1 से 15 आर्टिकल लागू किए गए, जिनका वर्णन आर्टिकल 16 में है। 16 में वो समाहित है। अब एक सवाल पैदा होता है कि जब संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, अंगीकार भी हो गया, स्वीकार भी हो गया, अधिनियमित भी हो गया, तो लागू क्यों नहीं किया गया? लागू करने के लिए 26 नवंबर से 26 जनवरी तक 2 या 3 महीने का समय क्यों लगा? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1930 को रविवार का दिन था और पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो जितने भी ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने एक निर्णय लिया था कि हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और 26 नवंबर 1930 को रविवार के दिन भारत का सबसे पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं किया गया कि 26 जनवरी को महत्व देने के लिए ये निर्णय लिया गया कि संविधान को 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1949 को लागू किया जाएगा। इसके पीछे का ये रहस्य है। और उतने बीच में संविधान के बारे में और भी इसके प्रियम्बल की होनी थी, झंडा बनना था या और कोई उसके बीच में जो अशोका चक्र है उसका फाइनलाइजेशन होनी थी। ये सारे काम 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1950 के समय के बीच में किए गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दर्शकों, थोड़ी सी एक जानकारी है जो कि हम इसको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं और ये आपके लिए हम पेश करेंगे इन चीजों को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक, हम वापिस होते हैं। दर्शकों, आज हम शिमला के रिच मैदान पर है। 26 नवंबर 2024 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह पूरा नजारा रिच का। और हमारे बीच आज हमारे मेहमान है श्री मनसाराम जी और मैं इनसे एक सवाल, बहुत पर्टिकुलर सवाल पूछना चाहता हूँ। यह पूरा रिच का नजारा देखिए, ये देखिए, ये स्टैचू है हमारे महात्मा गांधी जी का और ये सामने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का भी स्टैचू है। इधर हमारे मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनका भी स्टैचू है। ये देखिए एक बड़ा झंडा लगा। ये पूरे ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी को मैं आज दिखाना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ श्री मनसाराम जी से। सर, एक हमारी एक यहाँ हिमाचल में एक कैसी एक समस्या है, उस पर आपने एक जवाब देना सर। हमारा ये है सर कि जो हमारी एक स्टैचू लगी है वो लगी है बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू लगी है चौड़े मैदान में। और हम चाहते हैं सर कि आपने देखा होगा सर, पूरे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, पूरा नजारा है। और हम चाहते हैं कि वो एक शिमला के बहुत साइड में लगा रखी है उस स्टैचू को। और हम चाहते हैं कि वो जो हमारा वो जो बाबा साहब की स्टैचू, वो इस प्राइड है हमारा हिमाचल का, ये रिच मैदान, यहाँ पर लगनी चाहिए। यहाँ सब बड़ी बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटी की स्टैचूज लगी हैं। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं आपसे एक व्यूज लेना चाहता हूँ और मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है और इनकी जो पूरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, जो ये पेवेक सोसाइटी है, एक कॉलेज सब प्लान के लिए काम कर रहा है, एक महापंचायत काम कर रहे हैं, ये नशा मुक्ति में काम कर रहे हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हैं। इसीलिए मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है, कि ये ऐसा क्यों है सर? क्यों हम ऐसा, गवर्नमेंट इस तरह के व्यवहार करती है हमारे महापुरुषों के साथ? सर जरा एक छोटा सा बाइट आप दो इस पर। देखिए, ये बहुत पुराना इशू है
ऐसा नहीं है कि इस इशू के ऊपर कभी बात नहीं हुई। मैं अपने डिपार्टमेंट से जून 1991 में शिमला में ट्रांसफर होके आया था। उस समय यहाँ पर प्रोफेसर खजान सिंह धीर जी, जो स्टेट के नेशनल सर्विस स्कीम NSS के स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, और उनकी पोस्टिंग थी सेक्रेटेरिएट में, HP सेक्रेटेरिएट में। तो हम उस टाइम भी एक्टिविटीज करते थे। उस टाइम यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से एक संस्था थी, जिसके साथ हम जुड़े थे और उसके साथ हम काम करते थे। ये इशू हमने सेक्रेटेरिएट में भी उठाया उस टाइम 90s में हमने बाबा साहब की स्टेच्यू का इशू उठाया था। उस टाइम चौड़ा मैदान में भी स्टेच्यू नहीं लगा था, और हम चाहते थे कि जहां स्टेच्यू लगे वहां पे बाबा साहब की लाइब्रेरी भी बने, और वहां पे हमने इशू उठाया। उसके बाद हमने गवर्नर साहब के पास गए, हम डेपुटेशन लेके गए, ये इसी बात को लेकर के बाबा साहब का स्टेच्यू शिमला में लगना चाहिए। लेकिन वो किन्हीं कारणों से टाल मटोल होती रही, और बाद में हमारी डिमांड यही थी कि रिज के ऊपर बाबा साहब का स्टेच्यू लगे, लेकिन वो यहाँ पे हमारे को जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर मुखर्जी साहब को जब हमने और देह साहब हम इकट्ठे वहां पे गए, तो यहाँ तक देह साहब ने मुखर्जी साहब को इसलिए यहाँ तक बोल दिया कि सर, आप हमारे बाबा साहब का स्टेच्यू रिज के ऊपर इसलिए नहीं लगाना चाहते कि वो दलित समाज से संबंध रखते थे, और आप दलित समाज वालों के साथ छुआछूत की भेदभाव होता है, कुछ भेदभाव के तहत आप बाबा साहब का स्टेच्यू रिज पर नहीं लगा रहे हैं, और आप स्टेच्यू का ये कह रहे हैं कि चौड़ा मैदान पर स्टेच्यू लगाने के लिए हम जगह देते हैं, पर तो इधर हम रिज पे बाबा साहब बहुत बढ़िया चीज है सर। मैं आज ही पूरे हिमाचल की नहीं, पूरी भारत के ऊपर इस बात के ऊपर मुखर्जी साहब फॉर गॉड्स सेक डोंट से लाइक दिस। यस, ये वर्डिंग उनकी थी कि आप ऐसा एलिगेशन मेरे पर ना लगाओ कि बाबा साहब के साथ हम भेदभाव कर रहे हैं, कि हमारा ओपिनियन ये है कि रिज के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेच्यू लग चुके हैं, और हम चाहते हैं कि उनका स्टेच्यू चौड़ा मैदान में लगे। इसलिए ये मुद्दा बहुत पहले चल रहा था। हमारी डिमांड इधर रिज पे ही थी लगवाने की, लेकिन जब वहां पे गया तो हमने बोला कि जहां बाबा साहब का स्टेच्यू लगेगा वहां पे लाइब्रेरी भी बननी चाहिए। तो वहां पे जगह की शॉर्टेज थी, उस वजह से ये लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी जो आजकल डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से लाइब्रेरी बनी है विधानसभा के पास, ये फिर और एक कनेडी चौक पे वहां पे इसलिए बनाई गई क्योंकि वहां जगह का अभाव था। हो सकता है सर गवर्नमेंट की बहुत सारी एक्सक्यूजेस हो, प्लेसेस की एक्सक्यूजेस हो, और जब हम हिमाचल में ये खबर जाती है, खबर को एक तो कवर नहीं देते लोग, एक तो इन चीजों को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। इसीलिए हम आज एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हो गई हमारी कि देखिए, आप ये देखिए स्टेचू लगा है हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी का, और ये जगह देखिए जहां पर हम खड़े हैं, उस जगह को भी आप देखिए कितना स्पेस खाली है, और स्टैचू के लिए कितनी जगह लगती है, ये सब देखिए आप। ये देखिए सारा चीजें, अब स्टैचू के लिए कितनी जगह लगती है, स्टैचू के लिए देखिए आपको कितनी जगह लगनी है, एक स्टैचू लगता है कितनी जगह लगती है। और यहाँ देखो आप 10 स्टैचू खड़ा कर सकते हैं अपने महापुरुषों का, क्योंकि जिन महापुरुषों ने इस देश को चलाया, जिन महापुरुषों की वजह से जो हमारा रूल एंड रेगुलेशन में स्पष्ट भाषा में कहता हूं, एक मैथमेटिक्स से जो चलती है सारा देश इसी से चलता है। और इस देश में ऐसा कोई महापुरुष हुआ भी नहीं है जिनके पास MA की 64 डिग्री थी सर, मास्टर डिग्री 32 डिग्री, 32 नहीं, वो मास्टर डिग्री PhD 9 थी, और मास्टर डिग्री 32। आज मुझे लगता है कि पूरे विश्व में कोई ऐसा महापुरुष फिर से होना भी नहीं होगा। और हम तो जब इस चीज का व्याख्यान करते, इस चीज को बात करते हैं, तो हमें भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीजें देख के कि आज जो हमारा प्राइड है, हमारे महापुरुषों का प्राइड है। और मैं ये कहता हूं कि यहाँ बहुत सारी चीजें देख सकते हैं आप, बहुत सारी ये चीजें, और अभी तक यहाँ पर भी हमारे महात्मा बुद्ध जी की भी कोई स्टैचूज नहीं लगी है, और जिन्होंने कि हमें ये कहा कि अपो दीपो भव, और सब लोग अपने दीप को जलाना चाहते हैं। तो मैं आज बहुत खुश नसीब हूं कि हमारे व्यूज हमारे साथ जब भी शिमला आते हैं हमारे मैनेजर साहब, तो मैं चाहता हूं ये बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, और लोग भी इनको सुनना पसंद करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात की। धन्यवाद, थैंक यू। देश की जनता। ठीक है, थैंक यू।